हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। देखो, सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ आर डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज़ प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज वो थे जिन्हें प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद बताया था या डायरेक्ट किया था। ये एक रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है जिसमें ये इम्पोर्टेंस हेल्ड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुस्लिम लॉ में कुरान, उसके बाद सुन्ना, उसके बाद इजमा एंड देन कियास। तो ये हैं प्राइमरी सोर्सेज। और सेकेंडरी सोर्सेज क्या हैं? जो एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, उनमें बदलाव लेके आते हैं, तो वो सेकेंडरी सोर्सेज हैं। ये बेसिकली जो इस्लामिक सोसाइटी है जो चेंज होती है विद टाइम, क्योंकि टाइम चेंज होता रहता है, तो उसके जो नीड्स हैं उसके हिसाब से वो डील करते हैं। जैसे जुडिशल डिसीजंस हैं वो नए नए पास होते रहते हैं, बदलाव लेके आते हैं, तो वही चीज़ है सेकेंडरी सोर्सेज की। जैसे कस्टम्स हुए, जुडिशल डिसीजंस हुए, लेजिस्लेशंस, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, सो ये सारे हैं सेकेंडरी सोर्सेज। सो अब प्राइमरी सोर्सेज देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ कुरान। तो कुरान पता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ भी मुसलमान लोग रहते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कुरान की है। ये पहला सोर्स है मुस्लिम लॉ का। इसमें क्या है, जो भी बातें गॉड ने रिवील करी थी प्रॉफिट मोहम्मद को एंजल गैब्रियल के थ्रू, वो सारी की सारी रेवलेशंस इस कुरान में है। इसका कोडिफिकेशन एक बार में नहीं हुआ था, रेदर 23 ईयर्स लग गए थे। टुकड़ों में दी गई थी ये वर्ड को, फ्रेगमेंट्स में दी गई थी, तो कोडिफिकेशन नहीं हुआ था। और साथ में ये पत्तों पर लिखी जाती थी, ऑन लीव्स इट वाज रिटन। और इसका कोडिफिकेशन बाद में होता है। कौन करवाता है? जो बाद के जो कैलिफ्स होते हैं, जैसे अबू बकर। अबू बकर कौन थे? जब प्रॉफिट मोहम्मद मर गए थे तो उसके बाद सुन्नी मुसलमान लोग कहते थे कि अबू बकर ही प्रॉपर सक्सेसर हैं प्रॉफिट मोहम्मद के। और जो तीसरे खलीफा थे उस्मान, तो ये दोनों जो थे ये रिस्पॉन्सिबल थे कोडिफिकेशन ऑफ कुरान के लिए। अब इसके अंदर आते हैं 114 चैप्टर्स को कहते हैं सुराज इन मुस्लिम लॉ। एंड इन सुराज के अंदर आते हैं 6237 वर्सेस को कहते हैं आयत्स। और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें है 77,934। लेकिन 6000 से ज़्यादा की जो वर्सेस हैं, इनमें से सिर्फ 200 ही ऐसी वर्सेस हैं जो लॉ से डील करती हैं, लीगल प्रिंसिपल से डील करती हैं। और 80 वर्सेस ऐसी हैं जो पर्सनल लॉ से डील करती हैं। जैसे पर्सनल लॉ में क्या क्या आ गया आपका, मैरिज आ गया, टावर, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, तो ये सारे जो मैटर्स हैं इनसे 80 वर्सेस ही डील करती हैं। सो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं बेसिकली, कि ये कोई कंप्लीट कोड नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ का। कुरान कंप्लीट कोड नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि ये सिर्फ रिलीजियस बुक नहीं है, इसमें लॉ भी बताया गया है। इट इज़ नॉट जस्ट अ रिलीजियस बुक बट ऑल्सो अ बुक ऑफ लॉ। सो हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रिलीजन, लॉ एंड मोरालिटी। सो एक और चीज़ में ये जानने की है कि जो लॉ से रिलेटेड वर्सेस थी वो तो रिवील हुई थी मदीना में, वाइल जो रिलीजन और मोर्टैलिटी से रिलेटेड वर्सेस थी वो मक्का में रिवील हुई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कुरान को ना ही कोई ऑल्टर कर सकता है ना ही कोई चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन ओरिजिन की है, सीधा गॉड के वर्ड्स हैं वो। तो जो कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो चेंज कर सकें जो वर्सेस हैं उनके मतलब को जो कुरान में दिए गए हैं। नेक्स्ट प्राइमरी सोर्स इज़ सुन्ना। ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन टाइम है। क्या है सुन्ना? बेसिकली ये मॉडल बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट ने अपने टाइम में जो भी कहा, जो भी किया, तो उसको अपहेल्ड कर दिया गया और इसी को बोलते हैं सुन्ना। देखो, मुस्लिम लॉ के हिसाब से दो टाइप ऑफ रेवलेशंस हैं, टू टाइप्स ऑफ रेवलेशंस। एक है मैनिफेस्ट जो जाहिर है, बिल्कुल एक्सप्रेस है। दूसरी है इंटरनल। मैनिफेस्ट और एक्सप्रेस रेवलेशंस वो हैं जो अल्लाह के खुद के वर्ड्स हैं। अल्लाह के खुद के वर्ड्स कहाँ पे लिखे हैं? कुरान में लिखे हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद को एंजल गैब्रियल के थ्रू पता चले और जो कुरान का हिस्सा बने। और दूसरी तरफ इंटरनल रेवलेशंस वो हुए जो प्रॉफिट के खुद के वर्ड्स हैं, जो एंजल गैब्रियल ने नहीं बताए, तो वो प्रॉफिट के जो वर्ड्स हैं वही सुनना है। तो जब कभी किसी लॉ पे अल्लाह के वर्ड सफिशिएंट नहीं थे या कोई अथॉरिटी नहीं थे, तो वहाँ पर प्रॉफिट के जो खुद के वर्ड्स थे उनको अथॉरिटी ट्रीट किया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता था कि जो प्रॉफिट के वर्ड्स हैं वो इंस्पिरेशन फ्रॉम अल्लाह हैं। तो ये जो इंटरनल रेवलेशंस थे ये पार्ट फॉर्म करते हैं सुन्ना का।
ये प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे नहीं लिखे गए थे, ये जब प्रॉफिट मोहम्मद मर गए थे तो उसके बाद ये लिखे गए थे। नेक्स्ट इसकी जो सुन्ना है ये 3 तरीके से क्लासिफाइड है, सुन्नतुल फ़ेल, सुन्नतुल कौल, सुन्नतुल तकरीर। सुन्नतुल फ़ेल क्या है? बिहेवियर एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद किया, दैट इज़ सुन्नतुल फ़ेल। सुन्नतुल कौल इज़ सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट, अगर जब प्रॉफिट मोहम्मद कुछ भी इंस्ट्रक्ट करते थे या अर्ज करते थे कि ये चीज़ होनी चाहिए, उन्होंने वर्ड से कुछ बोल दिया, तो वो सुन्नतुल कौल था। सुन्नतुल तकरीर, जो भी चीज़ें उनके सामने की गई और उन्होंने डिसअप्रूव नहीं किया, उन्होंने एक तरीके से इम्प्लाइड हामी भर दी, तो एक इम्प्लाइड अथॉरिटी थी, उनके साइलेंस को उनकी इम्प्लाइड अथॉरिटी माना गया, तो दैट इज़ सुन्नतुल तकरीर। सो दिस वाज सुन्ना। नेक्स्ट इज़ इजमा। इजमा इज़ कंसेंसस ऑफ ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट। अगर कोई भी क्वेश्चन अटक रहा है जहाँ पे कुरान में, सुन्नत में, हदीस में उसके बारे में नहीं बताया गया, तो जूरिस्ट थे वो अपना ओपिनियन देते थे, अपना जो उनका कंसेंसस होता था सारे जूरिस्ट का मिलके, उसको बोलते हैं इजमा। तो ये जो मुस्लिम लॉ है, एक्चुअल मुस्लिम लॉ, उसका बहुत बड़ा पोर्शन ऐसा है जो इजमा से ही डिराइव हुआ है। नेक्स्ट इसकी जो इजमा है वो नए नए प्रिंसिपल्स भी लेट डाउन करता था, तो क्योंकि जो इस्लामिक सोसाइटी है वो ग्रो कर रही है, कॉन्टिन्यूसली अभी तक ग्रो कर रही है, सो जो भी नई नई प्रॉब्लम्स आती थी उनके लिए नए प्रिंसिपल्स बनते थे, तो वो इजमा के थ्रू सॉल्व होते थे। नाउ देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इजमा: इजमा ऑफ कंपेनियनशिप, इजमा ऑफ जूरिस्ट, इजमा ऑफ पीपल। तो इजमा ऑफ प्रॉफिट और कंपेनियनशिप क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूनिवर्सल है, अनरिपीलेबल है, कुरान पे बेस्ड है। तो जो क्या था कि जो प्रॉफिट के साथ में लोग रहते थे, तो ये माना जाता था अगर वो प्रॉफिट के साथ में रहते हैं तो वो प्रॉफिट के व्यू पॉइंट को अच्छे से समझते होंगे, उनकी जो भी रीजनिंग है उसको वो अडॉप्ट करते होंगे, तो इसलिए इस जो इजमा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली। ये कुरान पे बेस्ड है और कुछ ब्रांचेस तो ऐसी हैं जो सिर्फ इस इजमा को मानती हैं। नेक्स्ट इज इजमा ऑफ जूरिस्ट। ये लीगल पावर की तरह एक्सेप्टेड है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं स्कूल्स में। कुछ मानते हैं कि हम यूनानिमस ओपिनियन मानेंगे जूरिस्ट का, मतलब कि सपोज अगर 5 जूरिस्ट हैं तो पाँचों के ओपिनियन सेम होने चाहिए, व्यू पॉइंट मैच होने चाहिए। दूसरा बोलते थे कि ठीक है मेजॉरिटी डिसीजन मान लेंगे। नेक्स्ट इज इजमा ऑफ पीपल। ये अगर लीगल मैटर की बात करें तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर रिलीजन, प्रेयर, फास्टिंग वगैरह की बात करें तो काफ़ी वेट अटैच किया जा सकता है इजमा ऑफ पीपल को। फॉर एग्ज़ाम्पल जब अबू बकर के अपॉइंटमेंट की बात आई थी, जब प्रॉफिट मोहम्मद मर गए थे तो उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ अबू बकर की बात आई थी कि उनको कैलिफ बनाया जाना चाहिए, तो यहाँ पे लोगों ने ओपिनियन दिया था कि अबू बकर को बनाना चाहिए। सुन्नी मुस्लिम्स जो थे उन्होंने ये बोला था। तो ये जो है ये इजमा ऑफ पीपल का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज़ कियास। ये लास्ट प्राइमरी सोर्स है, लोएस्ट प्राइमरी सोर्स है। तो जब भी कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम कुरान, सुन्नत, हदीस या इजमा के थ्रू सॉल्व नहीं हो पाती थी तो उसकी कंपैरेटिव स्टडी की जाती थी इन तीनों चीज़ों की, और उसके बाद रीजनिंग के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। तो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स का ही इस्तेमाल होता था किसी भी नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे कोई नया प्रिंसिपल नहीं निकल रहा है, ना ही नई कोई प्रिंसिपल्स को लाया जा रहा है, जस्ट पुराने प्रिंसिपल्स को यूज़ करके नई प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। तो दिस इज़ कियास। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्कोहल इज़ फॉरबिडन। तो ये एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल है, कुरान में है कि एल्कोहल फॉरबिडन है। तो अगर सपोज़ कोई चीज़ है जिसका इफ़ेक्ट एल्कोहल होता है तो वो भी फॉरबिडन है। ये कियास की एनालॉजी है। दिस मेथड ऑफ एनालॉजी इज़ कॉल्ड कियास। नाउ नेक्स्ट इज़ सेकेंडरी सोर्सेज। तो सेकेंडरी सोर्सेज में हम देखेंगे कस्टम्स। तो इस्लाम जब नहीं आया था उससे पहले जो कस्टमरी लॉ था वही गवर्न करता था अरेबिया लैंड को, जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पे कस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद आए तो उन्होंने कुछ कस्टम्स तो ऐसे थे अरेबिया में जो चलते थे उनको तो मान लिया, लेकिन जो उन्हें लगा कि गलत हैं या फिर मुस्लिम लॉ के कॉन्ट्ररी हैं तो उन्होंने उन कस्टम्स को डिसरिगार्ड किया, उन्होंने नहीं माना। तो बेसिकली ये सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं। दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एडिशन टू मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में सप्लीमेंट्री हैं ये। और इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे प्री इस्लामिक कस्टमरी लॉ अभी भी हैं जो मुस्लिम लॉ का पार्ट हैं। तो जो भी कस्टम्स और यूसेजेस जो एक्सप्रेसली रिपील नहीं कर रहे प्रॉफिट ने अपने टाइम पे, वो माना गया कि बेसिकली उनको सैंक्शन मिल गया है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कस्टम क्या होती है?
कि जनरल प्रेवलेंस हो कंट्री में, यूनिवर्सल हो, लिमिटेड नंबर ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग माने उसे। टेरिटोरियल हो, एग्जिस्टिंग टाइम इमेमोरियल हो, कि मतलब बहुत पुराना हो, 100 साल से ऊपर का हो। कॉन्टीन्यूस हो, मतलब ये नहीं कि कभी उस कस्टम को माना जा रहा है कभी नहीं माना जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्टेनिटी होनी चाहिए। इनवेरिएबल हो, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और कुरान और इजमा। अगर हम प्रेजेंट पोजीशन की बात करें कस्टम्स की, क्या प्रेजेंट पोजीशन है एज़ पर शरीयत एक्ट इन इंडिया? बहुत सारे कस्टम्स हैं जो बेसिकली अबॉलिश हो चुके हैं, मोस्ट ऑफ द कस्टम्स बेसिकली। सेक्शन 2 जो है सेक्शन बात करता है शरीयत एक्ट का, इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स, वर्क्स एंड मेंटेनेंस एक्सेट्रा, जहाँ पे कस्टम्स और यूसेजेस अब नहीं अप्लाई होते, सेक्शन 2 में क्लियरली लिखा है। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी कस्टम चलता है मुस्लिम लॉ में, वो हैं एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हैं, टेस्टामेंट्री सक्सेशन कुछ कम्युनिटीज़ में, चैरिटीज़ अदर देन वक्फ के अलावा जो चैरिटीज़ की जाती हैं उनमें, वहाँ पे कस्टम अभी भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज़ लेजिस्लेशन। दो वैसे तो मुस्लिम लॉ जो है वो मेनली अनकोडिफाइड है, क्यों? क्योंकि गॉड को सुप्रीम लेजिस्लेटर माना गया है इस्लाम में, जो इस्लाम में गॉड ने कह दिया वही लॉ है। लेकिन फिर भी कुछ लेजिस्लेशंस हैं वो पास होते रहते हैं, पार्लियामेंट भी पास करती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी पास करती है, जैसे कि वक्फ एक्ट हुआ, रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, मुस्लिम वक्फ एक्ट वैलिडेटिंग एक्ट, शरीयत एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिवोर्स एक्ट। सो कुछ लेजिस्लेशंस पास होते रहे हैं हमेशा से। नेक्स्ट इज जुडिशल डिसीजंस। सो जब भी कोई पर्टिकुलर केस डिसाइड होता है तो वहाँ पे जज बताते हैं कि क्या लॉ है, वही प्रेसिडेंट बन जाता है फ्यूचर के लिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको वो डिसीजन मानना पड़ेगा। ऐसे ही जो प्रिवी काउंसिल था पहले, उसके जो डिसीजंस हैं वो अभी भी मान्य हैं हाई कोर्ट पे, अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई नहीं किया है। तो जो प्रिवी काउंसिल के अब अभी भी देखो कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो मुस्लिम लॉ से रिलेटेड हैं और पढ़े जाते हैं प्रिवी काउंसिल के केसेस, तो उनका बाइंडिंग फोर्स है, हाई कोर्ट भी मानता है उन्हें। और अभी बहुत सारे डिसीजंस पास होते जा रहे हैं जो कि रिफॉर्म कर रहे हैं मुस्लिम लॉ में, जैसे शायरा बानो केस हुआ, डेनियल लतीफ़ी केस हुआ, शाह बानो केस हुआ, तो सारे प्रेसिडेंट्स की तरह ही काम करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। जब कोई भी लॉ अवेलेबल नहीं है किसी सब्जेक्ट मैटर पे, तो फिर क्या होता है, नेचुरल जस्टिस का यूज़ करके डिसाइड किया जाता है केसेस को, तो इसको बोलते हैं इस्तिहसन मुस्लिम लॉ में। तो अबू हनीफ़ा ने भी बोला है कि सपोज़ अगर कहीं पे लॉ नहीं है तो एटलीस्ट अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल किया जाए, जो खुद की इंटेलिजेंस है इंसान की, वो इस्तेमाल करके केसेस को डिसाइड किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे पोर्शंस हैं मुस्लिम लॉ के जिनको मॉडिफाई किया गया है चेंजिंग कंडीशंस के हिसाब से, तो वहाँ पे अप्लाई होते हैं इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। नाउ नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ शिया लॉ। तो शिया लॉ बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है सिर्फ प्राइमरी सोर्सेज को, जहाँ पे वो कुरान, हदीस और इजमा को इंपॉर्टेंस देते हैं, कियास को यहाँ पर भी वो इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो कुरान की वैल्यू है, हदीस की वैल्यू है, हदीस वही वैल्यू रखते हैं, वही वाले हदीस वैल्यू रखते हैं जो कि अथॉरिटी के थ्रू आए हैं, प्रॉफिट या उसकी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू आए हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस रिस्पेक्ट। तो इसलिए शियाज के पास बहुत ही कम हदीस है। नेक्स्ट इज इजमा। अगर जो ऊपर के जो दो सोर्सेज हैं कुरान और हदीस, अगर वहाँ पे किसी मैटर के बारे में कुछ नहीं बताया गया तभी इजमा को प्रेफर किया जाता है। एंड लास्ट इज कियास। इनको तो वैलिड सोर्स की तरह एक्सेप्ट किया ही नहीं गया। इसका रीज़न इसलिए क्योंकि जो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस है, शिया ये मानते हैं कि जो कियास हैं वो कभी भी सर्टेनिटी नहीं लीड कर सकते, क्योंकि बहुत ओपिनियंस हैं वो चेंज होते रहते हैं, रीजंस चेंज होते रहते हैं, तो वो यूज़लेस है। और इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस है वहाँ पे सर्टेनिटी की ज़रूरत है कोई भी ओपिनियन के लिए, तो इसलिए शियास जो है वो डिसरिगार्ड करते हैं कियास को। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, जिसमें हमने प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज को कवर किया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी वीडियो जल्दी जल्दी बनाएं, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।